हेलो। हाँ जी। सबके लिए जय जनेन। जय जिनेन्द्र जय सर। हाँ जी। जिनेंद्र। जय जनेन जय जनेन। अर्धमागधी आगम साहित्य के अंतर्गत आज हमें जानना है दृष्टिवाद नामक अंग को। दृष्टिवाद नामक जो अंग है ये 12वां अंग है। और 12वें अंग में क्या वर्णन मिलता है, इस बात को हमें आज जानना है, समझना है। और दृष्टिवाद अंग के अंतर्गत कौन कौन से विषय और उसके आश्रित जो अन्य उपांग इत्यादि हैं उनका भी वर्णन हम आज जानेंगे यथासंभव। तो सर्व प्रमुख बात हम ये जाने कि द्वादशांग जो शब्द था उसमें से 11 अंगों का हमने वर्णन जान लिया और समझ लिया। 12 अंगों में देखिए, हमने जिनको जाना है पहले उनको समझ लें। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, शंबायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात धर्म कथा, उपासका, ध्यानांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोत्पादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग, इनको हमने जान लिया। आज हमें जानना है दृष्टिवाद अंग को। एक ऐसी मान्यता के अनुसार ये जो श्रुत का अंग है ये लुप्त सा हो गया है। समवायांग के अनुसार इसके जो भेद प्रभेद है उसमें बताया गया है कि ये इसमें ये परिक्रम, परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, अनुयोग और चूलिका, इसके 5 विभाग हैं। और इन 5 विभागों में अलग अलग प्रकार के, उनके नाना प्रकार के भेदों प्रभेदों का उल्लेख किया गया है। विवरणों से ऐसा ज्ञात होता है कि परिकर्म के अंतर्गत लिपि विज्ञान और गणित का वर्णन मिलता है। परिकर्म जो सूत्र है तो उस परिकर्म के अंतर्गत मुख्य रूप से इसमें मिलता है। और परिकर्म के भी 5 भेद कर दिए गए। परिकर्म के भी 5 भेद हैं: व्याख्या प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, और सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति, ये भेद किए गए हैं। व्याख्या प्रज्ञप्ति फिर से सुन लें: दीप द्वीप समुद्र प्रज्ञप्ति, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति। अब हम इसमें जाने कि व्याख्या प्रज्ञप्ति में क्या क्या दिया है। तो व्याख्या प्रज्ञप्ति में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, भव्य सिद्ध और अभव्य सिद्ध जीव, इन सब का वर्णन इसमें मिलता है। किसमें? व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक अंग में। और उसके साथ साथ में हम देखते हैं कि जो पूरा परि जो सूत्र है परिक्रम है। और इस परिक्रम में जो मुख्य बताया, मैंने 5 भेद बताए हैं, इसमें 363 दृष्टिवाद अंग में 363 मतों का निरूपण किया गया है और उनका खंडन भी किया गया है, जिसमें 108 करोड़ 68 लाख 56 हजार 500 पद हैं। 108 करोड़ 68 लाख 56 हजार 500 पद हैं इस दृष्टिवाद नामक अंग में। और इसमें 363 मतों का, 363 जो दृष्टियां हैं उनका खंडन किया गया है। तो व्याख्या, जो परिक्रम है, अब इस परिक्रम में हम क्या समझ रहे हैं? व्याख्या प्रज्ञप्ति को। अब बात आती है दीप सागर प्रज्ञप्ति की। दीप सागर प्रज्ञप्ति में हम अगर देखें तो जैसे परिक्रम था, तो परिक्रम में इस सूत्र में जो सूत्र नामक है इसमें आया सूत्र। तो सूत्र में जो व्याख्या की गई है वो हम क्रम से आपको बताते जा रहे हैं। इसमें छिन्न, छेदनय, अनिछिन्न, छेदनय, त्रिकनय, चतुर्नय का विवेचन किया गया है। और इन चारों के समन्वय से जैन न्यायवाद का विकास हुआ। दृष्टिवाद के पूर्वगत विभाग में उत्पाद पूर्व, अग्रयणी पूर्व और उसके साथ साथ में वीर प्रवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व और 14 पूर्वों आदि 14 पूर्वों का उल्लेख इसमें मिलता है। अब जो पूर्वगत है परिक्रम में हम देख रहे हैं कि जो मुख्य पूर्वगत बताया ना, अभी बताएंगे क्या। आपने व्याख्या प्रगति समझ लिया।
परिक्रम के 5 भेद हैं। पहले दृष्टिवाद अंग, दृष्टिवाद अंग में 363 मतों का खंडन किया गया है और इसमें 108 करोड़ 68 लाख 56,500 पद है। इसके अतिरिक्त हमने ये जाना कि जो इसके परिक्रम है, और ये जो 5 भेदों में है, दृष्टिवाद अंग, परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग और पूर्वगत और चूलिका, इनमें इस प्रकार से भेद इसका वर्णन हुआ भेदों में। अब इसके बाद हम समझते हैं व्याख्या प्रज्ञप्ति। तो व्याख्या प्रज्ञप्ति में जो परिक्रम के 5 भेद हैं, उनमें व्याख्या प्रज्ञप्ति के अंतर्गत उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, भव्य सिद्ध, अभव्य सिद्ध का वर्णन किया गया है। अब द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में, जैसे द्वितीय परिक्रम में द्वीप और समुद्रों के प्रमाण तथा द्वीप सागर के अंतर्गत के अंतर्भूत नाना प्रकार के पदार्थों का वर्णन किया गया है। जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं उन पदार्थों का वर्णन इसमें किया गया है। द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में द्वीप और समुद्रों का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? समझ में आ रहा है? हाँ, आप लोगों से पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ, आप लोगों से आवाज पूछ आ रहा रही है हूँ। सर? हाँ। सर कोशिश कर रहे हैं, जितना आ रहा क्या? है उतना बना रहे क्या? हैं। कोशिश कर रहे हैं जितना आ रहा है। नहीं नहीं, समझ सर में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इसमें कौन से अंग सर का वर्णन चल रहा है? बोलो। जैसे ये 12वां अंग जो है आप अभी बता रहे हो, तो व्याख्या प्रवृत्ति तो पहले भी अपन ने पढ़ा है, तो वो अलग है, ये वो अलग है इसके व्याख्या अंदर। व्याख्या प्रज्ञप्ति एक अंग है, तो इसके अंतर्गत व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम से इन्हें दूसरा उपांग दिया है। ठीक है ना, तो व्याख्या अच्छा, दो प्रज्ञप्ति। है, एक एक अपने आप में पूरा अंग है और एक इसका हाँ, उपांग है। ये उपांग है एक प्रकार से। उपांग से तात्पर्य परिक्रम के अंतर्गत दृष्टिवाद अंग के अंतर्गत उसको रखा गया है, व्याख्या प्रज्ञप्ति को। ठीक है ना, ये 5 प्रकार की प्रज्ञप्तियां होती हैं। एक व्याख्या प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति। इनको आप समझेंगे तो आपको सारा जैन धर्म का भूगोल, ज्योतिष, वास्तु, जितना वर्णन है ये सब दृष्टिवाद का ही तो है। जितना वर्णन मिल रहा है आपको, अभी हम आपको बताएंगे इसमें 14 पूर्व समझाएंगे और ये समझाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा दृष्टिवाद अंग क्या है। तो द्वीप सागर प्रज्ञप्ति के अंतर्गत जो भी द्वीप हैं, समुद्र हैं, इन सब का वर्णन इसमें आता है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में क्या होता है? आपको समझ में आ रहा है कि जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंतर्गत किस चीज का वर्णन होना चाहिए? कौन से द्वीप का वर्णन होना चाहिए? जम्बूदीप का। जम्बूद्वीप जम्बूदीप का। का। तो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंतर्गत जम्बूद्वीप का वर्णन है, उसकी भोग भूमि, कर्म भूमि और उनमें उत्पन्न हुए मनुष्य और त्रियंच आदि, पर्वत, ग्रह, समुद्र, ये जो है ये सब आपको उसमें मिलेगा। जैसे कि आपने देखा कि जम्बू द्वीप में जो वर्णन मिलता है, आप जानते हैं कि 7 पृथ्वियां होती हैं, रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महात्मा प्रभा भूमयो घनाम्बुकाश, घनाम्बु बाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धोधा। ये तृतीय अध्याय जो है ना, ये जम्बूद्वीप पर आधारित है। ता सुत्रिंशद पंचविंशति पंच पंच दस दस त्रि पंचो नैक नरक सत सहस्राणी पंच चैव यथा क्रमम। ये आपने जानते हैं कि नहीं जानते? ये किस चीज का वर्णन है? जम्बूदीप का। जम्बूद्वीप का जी। हाँ, तो ये तृतीय अध्याय का है। अब तृतीय ये अध्याय में आप तत्वार जो की तृतीय अध्याय में। तत्वार सूत्र का तृतीय अध्याय है ये। तो अब उसमें देखो, जम्मू द्वीप नबड़ोदादया सुबना मानो द्वीप समुद्र, ये सूत्र जो है तृतीय अध्याय में वर्णित है। उसके द्वीप समुद्रों का दिया कि द्वैर द्वैर विस्कंबा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बलया कृत्या। फिर कहा कैसा है ये, तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्यो योजन सत्सहस्र विस्कंभो जम्बू द्वीपा। ये सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन ने? फिर क्षेत्रों के नाम भी हमने जाने कि भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, वर्षा, क्षेत्राणी। ये उसमें जो वर्णन किया, भोग भूमियां कितनी होती हैं, भोग भूमियों के कल्प वृक्ष कितने कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखो, जम्बू द्वीप के क्षेत्रों में भोग भूमि कर्म भूमि दोनों होती हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में भोग भूमि कर्म भूमि उसमें भी दोनों होती हैं। विदेह क्षेत्र में भी कर्म भूमि और भोग भूमि होती है।
भोग भूमि किसे कहते हैं? जहाँ के मनुष्य उत्तरयंच 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से मनोवांछित भोग भोगते हैं, और जहाँ किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, उसे भोग भूमि कहते हैं। अब भोग भूमि के कल्प वृक्ष कौन कौन से हैं? तो कहा मध्यांग, वादित्रांग, भूषणांग, मालांग, दीप्तांग, ज्योतिरांग, ग्रहरांग, भोजनांग, भाजनांग और वस्त्रांग। ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। तो इन भोग भूमियों का वर्णन जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति नाम, जो जम्बूद्वीप से संबंधित है, उसमें वर्णन है। फिर 14 महानदियों के नाम बता दिए। 14 महानदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, सिंधु, रोहित, प्रतास्या, हरद, भरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता। स्वर्ण। हाँ, ठीक है ना। स्वर्ण कूला, रूप कूला, रक्त रक्तुदा, सरित स्तन मध्यगा। ये वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद में समझे सूर्य प्रज्ञप्ति। तो इसमें सूर्य प्रज्ञप्ति से तात्पर्य ये है कि यहाँ सूर्य प्रज्ञप्ति, सूर्य की आयु, भोग, उपभोग, उसका परिवार, और रिद्धि, गति, बिंब, उसकी बिंब की ऊंचाई बताया गया है। चंद्र प्रज्ञप्ति में चंद्रमा, चंद्र प्रज्ञप्ति की चंद्रमा की आयु, परिवार, उसकी रिद्धि, गति, उसकी बिंब की ऊंचाई आदि का वर्णन। अब चंद्रमा में जैसे इसमें अ, नक्षत्रों का वर्णन आ गया इसमें कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्यसा, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अ, अनुराधा, ज्येष्ठा। और इसके साथ साथ में आया अपना पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती आदि। ये नक्षत्रों का वर्णन भी इसमें चंद्र प्रज्ञप्ति में वर्णन मिलता है। इसके अलावा प्रथमान युग के अंतर्गत, जो प्रथमान युग नाम का अंग है, इसके अंतर्गत जो आता है वर्णन, वह आता है पुराणों का वर्णन। जितने पुराण हैं, पुराणों के आख्यान हैं, उनका वर्णन इसमें मिलता है। अब पूर्वगत नाम का जो पंचम भेद है और चतुर्थ भेद है पूर्वगत नाम का, तो इसके अंतर्गत 14 पूर्वों का वर्णन मिलता है। पूर्वगत अर्थात 14 पूर्व होते हैं, और उन 14 पूर्वों का वर्णन इसमें मिलता है। जैसे कि उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणुवाद, प्राणानुवाद, क्रिया विशाल और लोक बिंदु। ये 14 पूर्व हैं। इन 14 पूर्वों का वर्णन इसमें मिलता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि अनियोग में, जो हमने पहले बताया आपको अनियोग, तो इस अनियोग में मूल, प्रथमानुयोग और गंडिकानुयोग। मूल प्रथमानुयोग में किसका वर्णन है? तीर्थंकर जैसे महान पुरुषों के चरित्रों का वर्णन है। और इनमें गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण संबंधी पंच कल्याणों को, उससे संबंधित व्रत का, इति व्रत का वर्णन किसमें दिया गया है? प्रथमान योग। प्रथम। प्रथमान योग। गंडिकान योग में क्या दिया गया है? जो इनके गंडक हुआ करते थे, अर्थात इनके अंतर्गत, इन तीर्थंकरों के अंतर्गत जो जो महापुरुष हुए, उनका वर्णन दिया गया है। जैसे कि कुलकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, और इसके साथ साथ में अपने 11 रुद्र, नारद, और इन सब का जो 63 सलाहका पुरुष होते हैं, उन 63 सलाहका पुरुषों का वर्णन भी इसमें, महापुरुषों का इतिहास, उनका वर्णन दिया गया है। और दिगंबर ग्रंथों में एक सामान्य नाम अनियोग ही मिलता है। इसकी परिभाषा में 63 सलाहका पुरुषों के चरित्रों को समेटा गया है। दृष्टिवाद के जिस विषय का संकलन परिकर्म पूर्व, परिकर्म में, पूर्व में, अनुयोग में नहीं किया जा सकता, उसका संग्रह चूलिका में किया गया है। जो चूलिका नाम का वो है, इसमें जो बताया ना 5वां भेद चूलिका, तो चूलिका में उन सबका भेद किया गया है। जैसे कि आप देखें, चूलिका के अंतर्गत जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता और रूपगता। इसमें जलगता में क्या? जल में गमन, जल के स्तंभन, भूत, मंत्र, तंत्र, तपश्चर्या, रूप, अतिशय आदि का वर्णन किया गया है। स्थलगता में पृथ्वी के भीतर गमन करने
के कारण भूत मंत्र तंत्र दूसरे अशुभ शुभ कारणों का वर्णन। मायागता में इंद्रजाल, जो माया जाल होता है ना, इंद्रजाल बोलते हैं जो, तो इंद्रजाल कोई नई चीज नहीं है, ये जैन दर्शन में पहले से वर्णित किया गया कि मायागता में तो भूत मंत्र उनके तपस्चरण का वर्णन किया गया है। रूपगता में जो बहुरूपणी विद्याएं सिद्ध कर लेते थे, आकाश में गमन करते थे, कोई सिंह का रूप धारण कर लेता था, घोड़ा का रूप धारण कर लेता था, और आदि स्वरूप के आकार रूप से परिणमन करने के कारण भूत मंत्र तंत्र तपस्चरण तथा चित्र काष्ठ लेप्य, जो लेप चित्रकला काष्ठ कला लेपन कला लयन कर्म आदि का लक्षण इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ आकाशगता जो होती है, इसमें आकाश में गमन करने के कारण उनके वहां के भूत मंत्र तंत्र तपस्चरण का वर्णन करती है। अब अंगबाह्य जो है ना, अपन ने पहले जाना था उसमें, तो अंगबाह्य के इसमें जो बताया गया है कि अंगबाह्य में किन का वर्णन है, तो अंगबाह्य से तात्पर्य ऐसा है जिनमें जो उपांग हैं, उपांग कहें या उनका उनके सहयोगी कहें, तो उन उपांगों का वर्णन अंगबाह्य में मिल जाता है। तो इसके अंगबाह्य में क्या क्या वर्णन है, अभी तो अपन ने अंग प्रविष्ट की बात कर रहे थे कि अंग प्रविष्ट जो है, तो अंग प्रविष्ट को हम जान रहे थे। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि जो सुरतांग है, इस सुरतांग को जानने के लिए, जैसे कि हम आपको अलग अलग बताएंगे एक दिन कि चंद्र प्रगति का क्या वर्णन है, सूर्य प्रगति अलग अलग क्रम से, ये तो भी मैंने शॉर्ट नोट में आपको बताया। तो अभी हम जैसे कि इनको भी समझेंगे कि चंद्र प्रगति सूर्य प्रगति 5 प्रगतियों को हम अलग अलग समझेंगे, उनकी विशेष वर्णन को भी हम जानेंगे अभी अर्धमागधी आगम साहित्य के अंतर्गत। ठीक है ना। तो अब जो इसमें दृष्टिवाद में दिया गया है, तो दृष्टिवाद में देखें कि इसमें समवाय अंग में चारों पूर्वों की चूलिकाएं बतलाई गई हैं, समस्त चूलिकाएं 32 हैं, जो चूलिका नामक अंग है ना, उसके अंतर्गत बता रहा हूं मैं। दिगंबर परंपरा में जलगता स्थलगता मायागता रूपगता आकाशगता ये 5 चूलिकाएं मानी गई हैं। इन चूलिकाओं का श्रुत स्कंद में जो स्वरूप प्राप्त है, उससे स्पष्ट है कि इनका विषय मंत्र तंत्र एवं जादू टोना आदि का रूप था, और इनके विषय की तुलना अथर्ववेद के अविचार सूक्तों से की जा सकती है। मतलब अथर्ववेद में इन चीजों का वर्णन मिलता है। जो आप अथर्ववेद में अगर आप पढ़ें, अभी जो अपना विषय वस्तु आएगी अथर्ववेद की, तब भी हम बताएंगे आपको। अथर्ववेद में अभिचार मंत्रों का वर्णन किया गया है कि अभिचार मंत्र कौन कौन से होते हैं, उन अभिचारों का वर्णन इसमें किया गया है। तो अभिचार मंत्रों का वर्णन इसमें होने से, जैसे कि इसके जो उपांग हैं और इनके विषयों की तुलना अथर्ववेद के अभिचार सूक्तों से की जा सकती है। अब इनके उपांग जो हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कि जो 12 अंग तो हो गए, अब 12 अंग के अतिरिक्त उपांग है। अंगों के समान ही 12 उपांग भी है, और 12 उपांगों में औपपादिक है, राज्य प्रश्नीय है, जीवा जीवाभिगम है, इसके साथ साथ में प्रज्ञापना है, और जम्बूदी वर्णति को भी इसी में रख दिया गया। तो हम इन उपांगों के अंतर्गत भी जानेंगे, चंद्र प्रगति को भी इसी में रखा गया है, और कल्पिका को रखा, काल्प वासंतिका है, और पुष्पिका है। तो इन उपांगों को भी हमें जानना है, और उनमें बहुत सारा वर्णन है। उपांग से मतलब जो है इन 12 अंगों में से, मतलब इन 12 अंगों में जिन वर्णन को समाहित नहीं किया गया उनको उपांगों में समाहित किया गया है। मूल जैसे महानशीर आदि है, और इसके अलावा व्यवहार है, उत्तराधिहन सूत्र, हम इसका बहुत अच्छा वर्णन आपको अर्धमागधी आगम साहित्य में हमें जानना है। तो आप लोगों ने क्या समझा कि दृष्टिबाज नामक जो अंग है, इसमें 108 करोड़ 68 लाख 56 हजार 500 पद है। कितने हैं? 108 करोड़ हाँ 68 लाख 56 हाँ, हजार 500 पर। 500 पद है। इसमें 363 मतों का उल्लेख किया गया है। किसका? 363 पद।
और 363 मतों का मैंने यहाँ एक अलग से एक कक्षा का वीडियो है, वो मैं आज आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो आप उन 363 मतों को भी जान लेना। ये 363 मत कौन कौन से हैं, उन मतों को जानना अनिवार्य होगा आपको, क्योंकि दृष्टिबाद अंग, और इस जो दृष्टिबाद नामक अंग है ना, जो हमारे द्वादशांग है, इन द्वादशांगों में दर्शन का विषय बहुत है, मनोविज्ञान का विषय है, इतिहास का है, भूगोल का है, राजनीति शास्त्र का है, काव्य शास्त्र का वर्णन है, साहित्य शास्त्र का वर्णन है, आणविक की विद्या जो होती थी उन सब का वर्णन इसमें किया गया है। विद्या, ज्योतिष विद्या, वास्तु विद्या, शिल्प विद्या, शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, आयुर्वेद,